हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। देखिए आज जो है हमारे पास में जो टॉपिक हमारा चल रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हम बच्चों उसी को कंटिन्यूस लेके चल रहे हैं। ठीक है, अभी जो हम उसी के क्वेश्चंस देख रहे हैं भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालते हैं। आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा है, फिर उसके बाद में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन के बाद में उसमें हमने देखा था एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसे होनी चाहिए। ठीक है, और फिर अभी हम देख रहे हैं भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते कैसे। सबसे पहले आपको फ्लक्स अगर आ जाता है तो आगे फिर हम गॉस थ्योरम वगैरह ये सब निकाल लेंगे। ठीक है, सबसे पहले फ्लक्स निकालना ही सीख रहे हैं हमें। जैसे मैंने क्यूबिकल बॉडी का देखा था, उसके बाद में कल हमने किसका लिया था कि आपके पास में क्या दे रखी, कोई डिस्क दे रखी है तो आपके पास है, या फिर एक कोन दे रखी है, उसके कारण आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालेंगे। या फिर कोई भी चार्ज जो है कहीं एट ए डिस्टेंस के पर रखा है उसके सामने, यानी कि उस चार्ज के रीजन के अंदर चार्ज के कारण क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और अगर उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आप क्या प्लेस कर देते हैं, कोई भी जो है एरिया वेक्टर प्लेस कर देते हैं, तो उसमें से कितनी फील्ड लाइन्स आ रही हैं, यानी उसके कारण हमें क्या मिलता है, फ्लक्स मिलता है। तो हम अभी क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। तो देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालेंगे। आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए एक स्फीयर है जिसकी साइड्स जो है क्या है, ए बी सी डी। तो हमारे पास में क्या है, ये ए बी सी एंड डी क्या है, एक स्फीयर है जो कहाँ प्लेस किया हुआ है, इस एक्स वाई प्लेन के अंदर प्लेस किया हुआ है। जो आपके पास में ये फिगर दिया हुआ है एक्स वाई प्लेन, यानी ये एक्स हो गया ये वाई, इस एक्स वाई प्लेन के अंदर एक स्फीयर लाई कर रहा है जहाँ स्फीयर की साइड जो है वो क्या है, ए है। स्फीयर की और साइड्स क्या होती है बच्चों, इक्वल होती हैं। इफ देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन इज, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कौन सी डायरेक्शन में लाई कर रहा है, जेड एक्सिस, यानी कि क्या लग रहा है, तो कौन सी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, जेड एक्सिस। तो मैंने ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड दिखा दी, जेड एक्सिस में। ठीक है, तो यहाँ क्या पूछा है, फाइंड द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्रॉस सेक्शन ए बी सी डी, यानी इस एरिया वेक्टर के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो कैसा आएगा। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। देखो मैंने 3 कंडीशंस बताई थी यहाँ पे फ्लक्स निकालने के लिए, कि फ्लक्स आपके पास में अगर क्या है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे आपके पास में यानी ई और ए जो है क्या है, पैरेलल है एक दूसरे के, तो वहाँ हमें फ्लक्स मिलता है। किसके इक्वल मिलता है, ई और ए के प्रोडक्ट के इक्वल। सेकेंड मैंने बताया था कि अगर आपके पास में ई और एक दूसरे एरिया वेक्टर एक दूसरे परपेंडिकुलर है, फ्लक्स क्या हो जाता है, जीरो। और तीसरी कंडीशन मैंने बताई थी, अगर इनके बीच में एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में क्या बनता है, कुछ एंगल बनता है, तो आपके पास में यहाँ इन दोनों के बीच में जो फ्लक्स आएगा वो क्या आएगा, ई ए कोस ऑफ थीटा, यानी थीटा से हम निकालते हैं। अब हमारे पास में क्या दिया हुआ है, ये एक स्फीयर दिया हुआ है और इस स्फीयर के यानी कहाँ प्लेस किया हुआ है, एक्स वाई प्लेन के अंदर प्लेस किया हुआ है। तो इस स्फीयर के कारण हमें क्या निकालना है, फ्लक्स डिटरमाइन करना है। तो हम फ्लक्स कैसे निकालेंगे, तो इस फ्लक्स को निकालने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके पास जो ये फेस दे रखा है, यानी कौन सा फेस दे रखा है, स्फीयर दिया हुआ है ए बी सी एंड डी। ये ए बी सी डी हमारे पास क्या है, एक स्फीयर है। इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, यानी किधर लाई कर रहा है, वाई जेड एक्स में लाई कर रहा है, तो एरिया वेक्टर इसका किधर मिलेगा, आप क्या बताएंगे, जेड एक्सिस के अंदर। यानी कि इसका जो एरिया वेक्टर इन दोनों के परपेंडिकुलर, यानी जिस प्लेन में लाई कर रहा है उस प्लेन के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। तो इसका एरिया वेक्टर किधर मिलेगा, क्या बताएंगे, किधर, जेड एक्सिस में। तो यहाँ पे आपके पास में क्या आ गया, ई इज इक्वल टू ई नोट वाई के कैप, ये दिया हुआ है यानी जेड एक्सिस में। तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इधर दिखा दिया और एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन आएगी वो भी किधर मिलेगी, जेड एक्सिस में, जो हमने के कैप दिखा दिया। ठीक है, तो एरिया वेक्टर क्या होता है, साइड इंटू साइड, तो इसका क्या आ गया, ए स्क्वायर की आ गया। ठीक है, तो आपके पास में जो है इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि एरिया वेक्टर हमने निकाल दिया। अब हमें क्या निकालना है, फ्लक्स तो देखिए हम कैसे निकालेंगे। देखिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस साइड लाई कर रहा है, एरिया वेक्टर भी जेड एक्सिस में लाई कर रहा है। ठीक है, यानी दोनों के बीच में एंगल तो क्या आ गया, जीरो आ गया। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और इनके वैल्यू निकालेंगे कैसे, तो देखिए एक साथ ये प्लेन के अंदर लाई कर रहा है तो इसका एक साथ हम नहीं निकाल सकते। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें से एक स्मॉल सेगमेंट लेंगे। तो मैंने इसमें से मान लो यहाँ से यहाँ तक की जो वाई एक्सिस में इसकी टोटल डिस्टेंस मैंने ये क्या मान ली, y के इक्वल है, उसमें से मैंने एक स्मॉल सेगमेंट कंसीडर कर लिया। ठीक है, जो स्मॉल सेगमेंट की लेंथ कितनी है, dy। ठीक है, और आपके पास में जो है टोटल कितनी थी, a था, उसमें से हमने क्या ले लिया, यानी टोटल यहाँ से यहाँ तक की y थी, उसमें से हमने एक स्मॉल सेगमेंट ले लिया। तो आपके पास में क्या आएगा, यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्मॉल सेगमेंट के कारण क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू स्मॉल सेगमेंट किसके इक्वल आ जाएगा भाई, डी फाई इज इक्वल टू क्या आएगा, ई डी, एरिया वेक्टर भी क्या होगा, उसका स्मॉल होगा। अब एरिया वेक्टर स्मॉल कैसे आएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोस फाई, और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे
कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है, तो यहाँ पे फाई जो है वो क्या आ गया 0, तो ये क्या बन गया ई डी ए आ गया। क्या निकला ये हमारा डी फाई निकला। अब हमें निकालना क्या है, यहाँ पे टोटल फ्लक्स निकालना है। सबसे पहले यहाँ स्मॉल एरिया एलिमेंट की आप क्या निकालेंगे, जो है इसके लिए यहाँ पे एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका जो आएगा वो किसके इक्वल आएगा, आपके पास में डी ए जो है वो किसके इक्वल आएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। आपके पास एक रेक्टेंगल सा बन गया, तो आपके पास में ये कितना है ए दिखा रखा है, ये कितना है डी ए है। तो आप इसमें से क्या लेंगे कि टोटल में से हमें क्या करना है, यहाँ हम क्या लिख देंगे ए डी वाई। तो आपके पास में डी फाई की वैल्यू क्या आ गई, डी फाई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या दे रखी है ई नॉट, और y की जगह हम यहाँ क्या रखेंगे भाई, कितनी डिस्टेंस है हमें टोटल निकालना है, तो यहाँ से हम क्या रखेंगे e की वैल्यू दे रखी है आपके पास में। सबसे पहले इसको आप रखो यहाँ से a dy रख दिया, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, यहाँ से टोटल फ्लक्स निकालना है, तो इस टोटल फ्लक्स को निकालने के लिए हम क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ से हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे और अब इसकी वैल्यू रखेंगे, e की वैल्यू जो है वो आपके पास में क्या है डी फाई का फाई आ गया, और इसकी जगह ई नॉट y और के कैप डायरेक्शन के लिए है ए डी वाई, ठीक है। तो आपके पास में फाई की वैल्यू क्या आ गई, फाई इज इक्वल टू ई नॉट ए और इंटीग्रेट फ्रॉम वाई डी वाई। और भाई कहाँ से कहाँ तक का निकालना है, 0 टू a, यानी कि ये वाली क्या है ओरिजिन से और यहाँ तक का निकालना है, तो 0 से a। तो आपके पास में क्या आ गया ई नॉट ए वाई टू बाई टू। तो क्या आ गया ये हमारे पास में टोटल फ्लक्स आ गया, यानी जो कहाँ से इसकी लिमिट रख देंगे 0 टू a। तो आपके पास में क्या आ गया ई नॉट ए इंटू ए स्क्वेयर बाई 2, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या आ गई, यानी कि आपके पास में जो फ्लक्स आएगा फाई इज इक्वल टू ई नॉट ए क्यूब बाई 2, ये हमारा टोटल फ्लक्स आया, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या था आपके पास में कि आप भी जो है आपके पास में क्या है स्क्वायर शीट है, उस स्क्वायर शीट एक्स वाई प्लेन के अंदर लाई कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जेड एक्सिस में लाई कर रहा है, तो फ्लक्स निकालिए इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया से। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी एक साथ हम ऐसे नहीं निकाल सकते हैं इसका, ठीक है, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जेड एक्सिस में जा रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे स्मॉल सेगमेंट के कारण निकालेंगे, ठीक है। तो हमारे पास में जो है ये क्या बन गई है, एक प्लेनर शीट बन गई है, और उस प्लेनर शीट का जो हम निकाल लेंगे कि आपके पास में जो है इसकी थिकनेस क्या है dy है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है a है, ठीक है, इसकी साइड जो है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे e इंटू डी ए कोस फाई दोनों की ये e और एरिया वेक्टर दोनों किस में है जेड एक्सिस में, एरिया वेक्टर भी कहाँ लाई कर रहा है इसका जो है जेड एक्सिस के अंदर ही लाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो उसके लिए हम फाई 0 और ये डी फाई क्या बन गया ई डी ए। तो ये इसको इंटीग्रेट कर दिया e और डी की जगह ए डी वाई रख दिया, ठीक है। e की वैल्यू पुट कर दी ई नॉट वाई ए डी वाई, और यहाँ से हमने इसको इंटीग्रेट किया, हमारे पास में क्या आ गया ई नॉट ए क्यूब आ गया ई, ठीक है। देखिए अभी हमारे पास में दूसरा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है जो किसके अंदर है, ये 3D के अंदर है, एक्स एक्सिस में भी है, वाई एक्सिस में भी, जेड एक्सिस यानी तीनों डायरेक्शन में लाई कर रहा है। तो यहाँ इसने क्या पूछा है, फाइंड द फ्लक्स थ्रू द गिवन सरफेस। जब ये सरफेस की क्या दे रखी है आपको, लेंथ 2 मीटर दे रखी है, ब्रेथ कितनी दे रखी है 3 मीटर, यानी हमारे पास में एक ऐसी शेप है, एक रेक्टेंगल एक लैमिना बन रहा है। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, कितना आएगा 2 इंटू 3 यानी 6 मीटर स्क्वायर हो गया। अब इसकी डायरेक्शन किधर होगी, देखिए एरिया वेक्टर आपके पास किधर जा रहा है, वाई जेड प्लेन में लाई कर रहा है एरिया वेक्टर। अगर आपके पास में वाई जेड डायरेक्शन में लाई कर रहा है, तो इसकी जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी क्या होगी, इन दोनों प्लेन्स के परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर यानी कैसे, या तो इस साइड होगी या नेगेटिव एक्स एक्सिस में, ठीक है। तो इसमें से जब भी आपके पास में ओपन सरफेस होते हैं, तो आप दोनों साइड से ले सकते हैं, आप नेगेटिव एक्स एक्सिस में दिखा सकते हैं, आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। अगर हमारे पास में सरफेस कैसा होता है, क्लोज होता है, तो उस केस में हम क्या लेते हैं, एक ही यानी इनर टू आउटर लेते हैं, ठीक है। क्लोज सरफेस के केस में हम क्या बताते हैं, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन एक लेते हैं। लेकिन जब भी आपके पास में ओपन सरफेस होगा, तो ओपन सरफेस के अंदर हम क्या लेते हैं, आपके पास में यानी पॉजिटिव एक्सिस में भी, या नेगेटिव, या पॉजिटिव वाई या नेगेटिव वाई, या पॉजिटिव जेड नेगेटिव जेड, ठीक है। इनके अलोंग यानी एक के अंदर लाई करेगी, यानी कि आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी। तो आप क्या बताएंगे, आपकी पॉजिटिव भी हो जा सकती है नेगेटिव। तो यहाँ मैंने क्या लिखा है, इसकी एरिया वेक्टर मैंने क्या बोला है कि डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज लाइन इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस एरिया में, ठीक है। तो आपके पास में क्या बन जाएगा कि फ्लक्स जो आएगा, फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू क्या होगा, ई
इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास में यानी क्या है ई डॉट डी एस। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ गया, डॉट ले लिया मैंने, फाई की वैल्यू आपके पास में आ गई, तो ये हम क्या लिखेंगे ई की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे भाई आपके पास में, ये टोटल एरिया भी हम ये इस तरह से ले लेंगे। तो एरिया आपके पास में क्या दे रखा है, ये दे रखा है कौन सी डायरेक्शन लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस में, तो यहाँ पे लिख देंगे अलोंग एक्स एक्सिस। और इसको आप क्या लिख सकते हैं 6 आई कैप लिख सकते हैं। एक्स एक्सिस के लिए पॉजिटिव एक्सिस आई कैप से डिनोट कर देंगे, तो ये क्या आ गया 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 9 के कैप डॉट 6 आई कैप। तो ये क्या हो जाएगा 11th में हमने पढ़ा था 6 इंटू में 3 आई कैप डॉट आई कैप प्लस में 6 इंटू 4 जे कैप डॉट आई प्लस 9 इंटू में 6 के कैप क्रॉस आई कैप। ठीक है, तो ये जे कैप ये क्या हो जाएगा 0, के क्रॉस ये के डॉट आई ये क्या है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, 0 होते हैं डॉट में, क्योंकि इनके बीच में एंगल थीटा क्या आ जाता है 90। आपने पढ़ा है ना आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई डॉट जे। ठीक है ना, यानी इस तरह से इनके बीच में हम जब हम खोलते हैं आई कैप जे कैप कोस ऑफ 90, कोस 90 क्या होता है 0, सबके बीच में एंगल 90, तो इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू भी 0। ठीक है, बट आपके पास में आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, क्यों, क्योंकि सेम डायरेक्शन में लाई कर रहे हैं, और जब दो यूनिट वेक्टर सेम डायरेक्शन में लाई करते हैं थीटा क्या हो जाता है इनके बीच में 0, और कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो आपके पास में इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 1। तो हमारे पास में इनकी वैल्यू क्या आ गई 18 आई डॉट आई यानी 1 हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 18 यूनिट्स आ गई आपके पास। ठीक है, हमारा फ्लक्स कितना आ जाएगा 18 यूनिट्स आ जाएगा। इसमें दूसरा क्वेश्चन है, एक क्यूब दिया हुआ है, जब इस क्यूब की साइड जो है कितनी है ए की इक्वल है, और साइड जो है क्यूब की क्या होती हैं बराबर होती हैं। तो इस क्यूब के लिए हमें क्या निकालना है बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। जब आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिया हुआ है वो कौन से डायरेक्शन में लाई कर रहा है एक्स एक्सिस, यानी कि आई कैप दिखा रखा है, तो यानी कि इसका मतलब क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लाई कर रहा है एक्स एक्सिस यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में लाई कर रहा है। तो देखिए यहाँ मैंने आपको बताया था पहले भी क्यूब के अंदर कितने फेस होते हैं 6 फेस होते हैं, तो यहाँ 6 फेस के कारण हमें फ्लक्स मिलेगा। तो कौन कौन से फेस हैं, देखो आपके पास में एक तो ये लेफ्ट हो गया, एक ये राइट हो गया, इसको मैंने नंबर 1, इसको मैंने नंबर 2, तीसरा बॉटम, फोर्थ टॉप, फिफ्थ ये हो गया, और सिक्स्थ इसके पीछे बैक जो है ना, तो यहाँ पे क्या बताएंगे पीछे वाला जो बैक फेस है वो क्या हो गया आपके पास में 6 फेस हो गए। ठीक है, यानी कि कौन कौन से टॉप, बॉटम। ठीक है, दूसरा मैंने क्या बोला है कि फ्रंट, बैक एंड नेक्स्ट जो है लेफ्ट एंड राइट। मैंने इनकी नंबरिंग क्या दी है, इसको मैंने लेफ्ट वाले को 1, सेकंड वाले को मैंने राइट, और ये राइट वाले को मैंने सेकंड, और थर्ड मैंने किसको दिया है यहाँ पे जो आपके पास में ये बॉटम वाले को थर्ड दिया है, टॉप वाले को मैंने फोर्थ दे रखा है, फ्रंट को मैंने फिफ्थ, और इसको मैंने सिक्स्थ। यानी दीज आर द फेसेस ऑफ ए क्यूब। ठीक है, फेसेस ऑफ क्यूब है ये। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें क्या निकालना है, इन सभी फेसेस के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। अब भाई इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जो लाई कर रहा है वो किधर लाई कर रहा है इधर, तो हम यहाँ पे क्या दिखाएंगे कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड दिखा रखा है। ठीक है, तो देखिए सभी फेसेस के, इस फेस के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है इस साइड, यहाँ इस फेस के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इस फेस के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इस फेस के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कहाँ है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, ये हमारी जेड एक्सिस है। जब इसकी साइड क्या दे रखी है क्यूब की ए साइड दे रखी है, तो कैसे निकालेंगे इसको, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके पास में एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले लेफ्ट फेस की एरिया वेक्टर क्या होना चाहिए, हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल होना चाहिए, तो इसकी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसे मिलेगी इस साइड मिलेगी। ठीक है, जैसे मैंने बता रखा है एरिया वेक्टर की डायरेक्शन जो हम कैसे लिखते हैं, मान लो मेरी ये पाम है, ठीक है, एरिया वेक्टर आपके पास यही फेस है, तो हमें क्या करना है, यहाँ जो है एरिया वेक्टर जो होता है वो हमेशा आउटवर्ड, इसके नॉर्मल या तो इस साइड होगा या फिर इस साइड होगा। अब आपके पास में जो क्यूब है, ये क्यूब का ये वाला फेस है, यानी इधर से तो क्या हो गया बंद हो गया, इस साइड तो इसकी डायरेक्शन नहीं हो सकती, तो किधर होगी इस साइड, तो इसकी डायरेक्शन हम किधर दिखाएंगे इस साइड।
ठीक है ना। तो यहाँ पे इस फेस की जो साइड होगी एरिया वेक्टर की कहाँ होगी, आउटवर्ड होगी। नेक्स्ट हमारे पास राइट वाले की देखेंगे, तो इसमें क्या है, ये वाला फेस है यानी कि इधर से तो क्या है, बंद है, क्लोज है, इधर से क्या होगी ऐसे, तो इसकी एरिया वेक्टर हमने क्या दिखाया, इस साइड, इसका भी एरिया वेक्टर हमने कहाँ लिया, इस साइड, ठीक है ना। और नेक्स्ट हमारे पास में ये आ जाओ बॉटम वाले पे, इसमें जो है ये वाला तो बंद है, कहाँ होगी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन नीचे की तरफ, तो एरिया वेक्टर कहाँ हो गया, इसमें, और इसमें एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ऊपर, और इसमें फ्रंट वाले में क्या होगी आपके पास में, देखो फ्रंट ही है तो इसका एरिया वेक्टर किधर आएगा, ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है, इस साइड, तो इसमें एरिया वेक्टर बिल्कुल ऐसे दिखाएंगे, ऐसे ही बैक में दिखाएंगे, पीछे की तरफ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, देखो आपके पास में जो टॉप, फ्रंट, बैक एंड बॉटम जो फेस है, टॉप पे, बॉटम पे, फ्रंट और बैक जो फेसेस हैं, यहाँ पे हम क्या देखते हैं, एरिया वेक्टर और फील्ड जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। कैसे परपेंडिकुलर है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें आपका इधर जा रहा है, एरिया वेक्टर कैसे जा रहा है, ऐसे ऐसे एक दूसरे के, और जहाँ पे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं वहां फ्लक्स क्या हो जाता है, जीरो। तो ऐसे ही आपके पास में डाउन फेस के लिए मिलेगी, ऐसे ही फ्रंट वाले के लिए मिलेगी, और ऐसे ही सिमिलर हम क्या बताएंगे, बैक फेस जो है इस क्यूब का, उसके लिए भी हमारे पास में फ्लक्स क्या मिलेगा, जीरो। तो यहाँ पे हम क्या बताएंगे कि आपके पास में जो ये चार फेसेस के कारण यानी कि फ्लक्स विल बी जीरो थ्रू द फेसेस टॉप, बॉटम, बैक एंड फ्रंट, क्या होगा, जीरो। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और जब ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं आपके पास में फ्लक्स क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है। तो आपके पास में चार फेसेस के कारण तो ये आ गया है, ठीक है, फोर फेसेस के कारण। अब हमारे पास कौन से फेस बचे, एक तो लेफ्ट फेस है, दूसरा राइट फेस। सबसे पहले हम लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू लेफ्ट फेस, तो फ्लक्स क्या आएगा आपके पास में, लेफ्ट में, ई डॉट ए, तो ई की वैल्यू क्या है आपके पास में, ई डॉट ए लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले, ई की वैल्यू आपके पास में क्या दे रखी है, ई नॉट आई कैप, और एरिया वेक्टर आपके पास आउटवर्ड है तो इसके लिए हम ऐसे, और आपके पास में जब इसको खोलते हैं तो एंगल क्या आ रहा है इनके बीच में, 180 कोस 180 लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास में कोस 180 की वैल्यू क्या होती है, -1, तो ये आपके पास में 5, लेफ्ट फेस पे क्या आ गया, ये फ्लक्स आ गया। ऐसे ही हम कहाँ निकालेंगे, राइट फेस की तरफ, तो हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन द राइट साइड, तो यहाँ से हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो क्या आ गया आपके पास में, ई डॉट ए, तो ये ई डॉट की जगह ए नॉट, ए की जगह आपके पास में एरिया वेक्टर है इसका, हम ए की फॉर्म में ले रहे हैं, आप इसको ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ये आपके पास में, क्योंकि साइड जो है इसके लिए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, तो आपके पास में ये इसकी जगह भी रखेंगे, क्योंकि एरिया जो है क्यूब का क्या होता है, ए स्क्वायर, तो यहाँ पे ई नॉट स्क्वायर कोस ऑफ थीटा, दोनों सेम डायरेक्शन में लाई कर रहे हैं, तो ये क्या आ गया, कोस जीरो की वैल्यू क्या होती है 1, तो ई नॉट ए स्क्वायर, तो ये राइट साइड आ गया। नेट फ्लक्स निकालना हमें क्यूब के थ्रू, तो नेट फ्लक्स 5 लेफ्ट प्लस 5 राइट, और अदर के कारण मैंने बता दिया क्या होगा, जीरो, तो अदर के कारण मैंने जीरो लिख दिया, तो लेफ्ट के लिए क्या है माइनस ई नॉट ए स्क्वायर, और राइट साइड के लिए ई नॉट ए स्क्वायर, तो नेट फ्लक्स क्या आ गया, जीरो। तो ये आपके पास एनसीईआरटी क्वेश्चन दिया हुआ था कि आपके पास में क्यूब है, उस क्यूब की साइड जब क्या है, ए है, तो आप क्या निकालिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालिए, ठीक है। नेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द ऑल फेसेस के कारण, अगर एक फेस के कारण पूछता है तो मैंने क्या बताया था बेटा, इसके लिए अगर आपके पास में जो है ये डिपेंड करता है कि आपके पास में ऑल फेसेस के कारण पूछता है तो ये आ गया। अगर यहाँ सेंटर पे कोई चार्ज प्लेस करता है तो फ्लक्स क्या होगा, उसके लिए हम गॉस थ्योरम मैंने करवा चुकी हूँ वैसे क्वेश्चन ये, कि अगर किसी भी सरफेस के इनसाइड अगर कोई भी चार्ज प्लेस किया हुआ है तो वहां पे हम फ्लक्स कैसे निकालते हैं। तो गॉस थ्योरम यही कहता है कि उस क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज किया हुआ है उसका अगर हम क्या ले लेते हैं 1/ε0 के इक्वल रख देते हैं, यानी कि फाई इज इक्वल टू क्या हो जाता है, Q अपॉन में ε0, चार्ज एनक्लोज। तो वहां पे आपके पास 6 फेस थे, 6 फेस के कारण चार्ज एनक्लोज किया हुआ है, क्योंकि हमारा जो क्यूब है वो कैसा है, क्लोज है, बंद है सभी साइड से, तो उस बंद के कारण जो है क्लोज सरफेस के कारण हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे फ्लक्स मिलेगा। तो उस फ्लक्स के लिए यानी हम सबसे पहले अलग अलग एक फेस के कारण निकालेंगे, तो 6 फेस से 6 के कारण क्या आ जाएगा, Q अपॉन ε0, तो एक फेस के कारण क्या आ जाएगा, यानी कि 6 से डिवाइड। ये कब आता है, जब आपके पास में चार्ज कहाँ रखा हुआ है, क्यूब के सेंटर के अंदर रखा हुआ है, उस केस में अगर फ्लक्स पूछता है तो हमें फ्लक्स क्या मिलेगा,
कि Q अपॉन में 6 एप्सिलॉन नॉट के इक्वल मिलेगा। आपके पास क्वेश्चन है कि एक पॉइंट चार्ज जो है वो कहाँ रखा हुआ है, एक स्क्वायर के कॉर्नर के ऊपर रखा हुआ है। ये हमारे पास में क्या है, स्क्वायर, ठीक है, और स्क्वायर की जो साइड जो है ए दी हुई है। क्या पूछा है, फाइंड द फ्लक्स थ्रू द सरफेस। सरफेस के थ्रू आपको क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है। व्हेन चार्ज इज प्लेस at the corner of a square, at the one corner, एक कॉर्नर के ऊपर आपने क्या रखा है, क्यू चार्ज प्लेस किया हुआ है, उसके कारण क्या पूछा है, फ्लक्स पूछा है। कैसे निकालेंगे इसके लिए, तो यहाँ से देखिए मैंने क्या बताया था आपके पास में, सबसे पहले यहाँ से हम फील्ड लाइंस देखेंगे। क्या इस सरफेस में से इसका एरिया वेक्टर कैसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा, ठीक है। और इसकी फील्ड लाइंस कैसे मिलती है, ये आपके पास कॉर्नर पे रखा हुआ है, इस तरह से मिलेंगी, जहां इस सरफेस में से आपके पास में फ्लक्स पास नहीं हो रहा, ठीक है। क्या होना चाहिए, जिस सरफेस में कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बताएंगे, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो नेट फ्लक्स विल बी 0। क्या पूछे आपके पास में, एक स्क्वायर था, स्क्वायर के एक कॉर्नर के ऊपर जब भी हम कोई चार्ज प्लेस करते हैं तो उसके कारण हमें नेट फ्लक्स क्या मिलेगा, तो क्या बताएंगे, 0। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ से जो है इस सरफेस में से जो फील्ड लाइन जो पास हो रही है इस सरफेस में से पास नहीं हो रही है, क्योंकि ये जो फील्ड लाइंस आ रही है वो क्या है, इस सरफेस के नॉर्मली है, परपेंडिकुलर है। हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी है, फील्ड लाइंस जो होती हैं वो क्या होती है, किसी भी सरफेस के नॉर्मल होती हैं। तो फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर इसका कहाँ मिलेगा, आउटवर्ड मिलेगा। तो क्या हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और जो आपके पास में एरिया वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए, तो इस वजह से जो हम क्या बताएंगे, यहाँ पे फ्लक्स आपका क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन क्या है, आपके पास में एक रिंग दी हुई है, इस रिंग के ऊपर जो है चार्ज कितना है, Q है। इस रिंग के पास में जो रेडियस है वो क्या है, R। ये क्या है, रिंग, ये वाला जो स्फीयर है, इस रिंग के ऊपर चार्ज दिए रखा है Q, ठीक है। अब दूसरा जो है क्या कह रहा है, एक स्फीयर है जिसके पास में रेडियाई जो इस रिंग की है वही सेम रेडियाई है, यानी बोथ रिंग एंड स्फीयर हैव सेम रेडियाई, लेकिन चार्ज किसके ऊपर है, रिंग के ऊपर, ठीक है। C सेंटर किसका है, रिंग का, C1 जो सेंटर है वो किसका है, स्फीयर का। क्या पूछा है, बताइए, जब रिंग के अंदर चार्ज Q है तो उसके कारण जो है, इसके कारण क्या मिलेंगे, फील्ड लाइंस होंगी। तो यहाँ पे आप क्या बताना है, बताइए फ्लक्स क्या होगा, जब क्या हो रहा है, इन दोनों के सेंटर यानी कि जो रिंग का जो रिंग है वो क्या कर रही है, स्फीयर के सेंटर के साथ में जब क्या हो रही है, पेरिफेरी यानी कंबाइंड हो रही है, तो यानी उसके अंदर जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है, तो बताइए कितना फ्लक्स मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सरफेस ऑफ स्फीयर, यानी कि स्फीयर के सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा, जब दोनों की रिंग और स्फीयर की रेडियस क्या है, कि जो है सेम है, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, यानी स्फीयर जो है रिंग के अंदर की तरफ जा रहा था, इतनी डिस्टेंस पे जाकर के फिर इसने पूछा फ्लक्स थ्रू द स्फीयर, स्फीयर के कारण क्या हुआ। तो देखो क्या पूछा है, तो यहाँ पे हम कुछ बताएंगे, क्या, फाइंड द फ्लक्स थ्रू द स्फीयर। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखो हमारे पास जब रेडियाई इनकी इक्वल है उस केस में हम क्या कह सकते हैं कि भाई आपके पास में इफ रिंग एंड स्फीयर बोथ हैव सेम रेडियाई, सेम रेडियस होगी इनके पास में, एंड they are constructed periphery यानी ये क्या कर रहा है, रेडियाई सेम है, तो रेडियाई सेम होगा तो उस केस में हम क्या लिख सकते हैं, C1A जो होगा वो किसके इक्वल होगा, C2A की, CA जो है वो C1A के इक्वल, ये वाले डिस्टेंस अब इसके इक्वल है तो ये इसके इक्वल है, रेडियाई सेम है, तो अगर इन दोनों की इक्वल है तो ये क्या हो जाएगा, C1 किसके इक्वल हो गया, इक्वल हो गया। और इन सबको हमने क्या मान लिया, रेडियस, R रेडियस,
ठीक है। जब हमने इनकी रेडियई क्या मान रखी थी, r मान रखी, तो यानी अगर रेडियई इनके बराबर है तो उस केस में हम क्या बता सकते हैं कि भाई CA जो है वो किसके इक्वल है, C1 है। और जब ये दोनों बराबर है तो ये क्या हो जाएगा कि आपके पास में C1 भी जो है वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास में क्या बन गया, सो CA C1 is an इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इक्विलेटरल ट्राइंगल के ऊपर एंगल्स क्या होते हैं, 60 डिग्री। तो आपके पास में AC1C एंगल जो आएगा ACC1 किसके इक्वल आ गया, 60 डिग्री। ठीक है, अगर ये 60 डिग्री आ गया तो आपके पास में ACB ये किसके इक्वल हो जाएगा, सो द एंगल ACB किसके इक्वल आ गया, 120। टोटल एंगल क्या हो जाएगा, 120 का हो जाएगा ये। ठीक है, और 120 का एंगल आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि भाई रिंग के अंदर, रिंग का जो यानी कि स्फीयर के इनसाइड जो है रिंग का कितना पोर्शन जो है क्या हो रहा है, इसके अंदर लाई कर रहा है, कितना, 1/3 पोर्शन। तो इसका मतलब क्या है कि 1/3 पोर्शन, इट मीन्स 1/3 पोर्शन ऑफ रिंग is lies inside sphere। अगर 1/3 पोर्शन इसका इसके अंदर है, इसका मतलब चार्ज भी क्या होगा, इसका 1/3 होगा। सो चार्ज ऑफ स्फीयर, यानी कि जो चार्ज है, जो स्फीयर के अंदर जो चार्ज होगा वो भी कितना होगा, Q/3। तो चार्ज इनसाइड द स्फीयर लिखो, इनसाइड स्फीयर इज इक्वल टू Q/3। हमें निकालना क्या है, फ्लक्स। फ्लक्स क्या पढ़ा हमने, फाई इज इक्वल टू Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये भी मैं डेफिनेशन बताऊंगी, गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम हम यूज कर रहे हैं किसी भी सरफेस के अंदर अगर कोई भी चार्ज एनक्लोज होता है तो उस सरफेस के कारण हमें क्या मिलता है, फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है कि टोटल चार्ज एनक्लोज विद इन द सरफेस टू द एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास हम यही आइडेंटिटी मैंने कल भी यूज किया था, यानी चार्ज अगर है तो उसके कारण हमें फ्लक्स मिलता है। तो आपके पास में क्या आ गया, कितना चार्ज एनक्लोज कर रहा है स्फीयर, Q/3। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q/3 एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आ गई है। आपके पास क्वेश्चन है कि आपके पास में क्या है, एक क्यूब है, इस क्यूब के सेंटर से और इसके कॉर्नर तक एक क्या है, चार्ज लॉन्ग जो है रोड है वो इसके साथ में अटैच की हुई है। ठीक है, चार्ज रोड जो है इस रिंग के जो है इस कॉर्नर के साथ, सेंटर से कॉर्नर तक अटैच की हुई है। तो उसके कारण बताइए इस क्यूब के अंदर कितना फ्लक्स मिलेगा। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन क्या है, आपके पास एक लॉन्ग रोड है। ठीक है, उस लॉन्ग रोड के ऊपर जो है चार्ज यूनिफॉर्मली क्या हो रहा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी उसकी क्या है, लैम्डा है। वो इस क्यूब से जब क्या हो रही है, पास, यानी कि एक एंड से उसको पास कर दे, जब क्यूब की साइड जो है ए जो है वो क्या है, ए है। तो बताइए इस क्यूब के अंदर कितना फ्लक्स मिलेगा। तो देखिए फ्लक्स क्या पड़ा है, यानी क्या होता है Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, कितना चार्ज एनक्लोज, तो चार्ज क्या रखा है इसके अंदर, आपके पास में ये एक रोड रखी हुई है, लीनियर चार्ज डेंसिटी जिसकी दे रखी है। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या पड़ा है, Q/L होती है। ठीक है, तो यहाँ से Q जो है वो क्या आ जाएगा आपके पास में, लैम्डा L आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए भाई आपके पास में ये लेंथ हमें नहीं पता, लेकिन क्यूब के अंदर हम डायगोनली लेंथ जो टोटल लेंथ होती है कि टोटल लेंथ ऑफ ए क्यूब, टोटल लेंथ ऑफ क्यूब, मैक्सिमम लेंथ। और मैक्सिमम लेंथ का मतलब क्या है, जो डायगोनली यहां से यहां तक, डायगोनली का मतलब ये यहां से एक कॉर्नर से यहां से और यहां तक की जो टोटल लेंथ होगी उसको, ये यानी कि ये जो लेंथ होती है ये यहां से इस तरह से, ये लेंथ हमारे पास कितनी होती है, √3a होती है। और ये कहाँ रखा हुआ है, इसके मिड में रखा हुआ है, सेंटर से पूछा है, यहाँ से यहाँ तक रखी हुई है, तो कितना हो जाएगा इसका हाफ, तो √3a/2। तो डायगोनली लेंथ जो है वो क्या मिलेगी, √3a/2। तो आपके पास में ये जो Q जो आएगा इसके इनसाइड क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू में √3a/2 हो गया। ये हमारे पास में क्या आ गया, चार्ज आ गया। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, फ्लक्स इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू यानी कि लैम्डा इंटू में √3a/2। तो ये क्या आ गया, √3 लैम्डा a/2। इतना हमें क्या मिलेगा, फ्लक्स मिलेगा ये। ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास में, एक सर्कुलर प्लेन शीट है जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है,
और उसको जो है उस सर्कुलर सीट को कहाँ प्लेस किया हुआ है, यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर, जो एंगल कितना बना रही है, यानी कि 60 डिग्री बनाया है उसने एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि सर्कुलर प्लेन सीट के साथ में एंगल बनाया है ये, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में। तो फ्लक्स निकालना है, यानी क्वेश्चन आपके पास में ये है कि एक तरह से मान लो ये सर्कुलर सीट है आपके पास, सर्कुलर प्लेन सीट बोल रहे हैं ये, ठीक है, जिसकी रेडियाई जो है ये कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जो फील्ड लाइन जो जा रही हैं वो कैसे जा रही हैं, ऐसे क्रॉस करनी है इसमें से। ये क्या है, फील्ड लाइन। इस फील्ड लाइंस ने यानी कि इसने नॉर्मल के साथ में जो एंगल बनाया है वो क्या है, ये नॉर्मल है, इसके साथ में फील्ड लाइन ने एंगल कितना बनाया है 60 डिग्री, ठीक है। अब हम एंगल किसके बीच में लेते हैं, एरिया वेक्टर के बीच में। एरिया वेक्टर इसका कैसे होगा, ऐसे बाहर की तरफ, तो यानी इसका एरिया वेक्टर हम कैसे दिखाएंगे, यूं दिखाएंगे। ये हमारे पास में क्या आ गया, एरिया वेक्टर, एन कैप डी ए ले लो चाहे आप, ये एन कैप, ठीक है। तो यहाँ इसके साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल क्या होता है, यानी कि आपके पास में ये एंगल आता है, तो ये टोटल एंगल कितना है 90, तो 90 में से 60 घटा दो, कितना आ जाएगा आपके पास में, यानी कि क्या आ जाएगा, यानी इसने इसके साथ एंगल नॉर्मल है ये हमारे पास में, ठीक है। तो नॉर्मल के साथ एंगल कितना बना रहे एरिया वेक्टर में 90, तो ये कितना आ जाएगा 90 माइनस 60 यानी 30 डिग्री आ गया आपके पास में। तो फ्लक्स क्या मिलेगा, तो आपके पास में थीटा क्या आ गया 30 डिग्री। अब हमें फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स क्या होता है d∅y इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, और जब हम इसको खोलते हैं तो आपके पास में क्या आ जाता है ई डी एस कोस ऑफ थीटा, ठीक है। तो आपके पास में d∅ और यहाँ से ई डी एस कोस ऑफ 30 d∅। अब इसको टोटल निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या आ गया फाई। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास में 5 गुना 10 की पावर 5, ठीक है। और आपके पास में जो है क्या बोल रहा है ये कि क्या है सर्कुलर सीट है, तो सर्कुलर सीट के लिए हमारे पास में जो एरिया जो होता है यानी कि इसको हम क्या कर देंगे ds, और यह क्या आ गया आपके पास cos 30, ठीक है। तो ये क्या आ गया 5 गुना 10 की पावर 5, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट है, ये क्या हो गया पाई आर स्क्वायर, तो ये पाई आर स्क्वायर और इसका इंटीग्रेट, ठीक है। यानी जब इसका इंटीग्रेट करते हैं तो ये हमें क्या दे देता है टोटल सरफेस s कर देंगे इंटू में cos 30, और इसकी वैल्यू आप रख दो 5 इंटू 10⁵ एस क्या है सरफेस एरिया किसका क्यूब सर्कल का क्या होता है पाई आर स्क्वायर इंटू cos 30, और cos 30 की वैल्यू आप जानते हैं जो आपके पास में किसके इक्वल होती है, यानी cos 30 की वैल्यू जो है हमारे पास में क्या आ जाएगी, यहाँ से हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 गुना 10 की पावर 5 इंटू 3.14 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो ये कितना आ गया 0.10, यानी मीटर में चेंज कर लिया, और इसका स्क्वायर और इंटू में cos 30, इसकी वैल्यू सबकी वैल्यू पुट करके हम इसको सोल्व कर लेंगे, जिसकी वैल्यू लगभग आ जाती है 1.36 इंटू 10⁴, और फ्लक्स की यूनिट जो है वो क्या होती है न्यूटन कुलाम इनवर्स मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होती है, या फिर वोल्ट मीटर इसकी यूनिट होती है। तो हमारे पास में क्या आ गया ये फ्लक्स आ गया ये। देखिए बच्चों अभी आपके पास में क्वेश्चन है कि यूनिफॉर्म फील्ड है, उस यूनिफॉर्म फील्ड की वैल्यू जो है वो कितनी दे रखी है 3 इंटू 10⁻³ आई कैप, जो एक्स एक्सिस में लाई कर रही है। आपके पास में क्या पूछा है कि स्क्वायर का सरफेस एरिया बताइए, ठीक है। स्क्वायर है, स्क्वायर का सरफेस एरिया नहीं सॉरी स्क्वायर है, स्क्वायर का जो है आपके पास में एरिया जो है सरफेस एरिया वो दे रखा है, कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आपके पास क्या पूछा है बताइए कि फ्लक्स क्या होगा जब ये प्लेन यानी इसका जो प्लेन है ये क्या है वाई जेड में, यानी कि ये जो आपके पास स्क्वायर है ये वाई जेड में क्या है वाई मान लो ये है, जेड हमारे पास ये है, ये एक्स एक्सिस है, तो ये इस तरह से लाई कर रहे हैं ये वाई जेड में क्या है ये पैरेलल है, ठीक है। तो यानी आपके पास में इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किधर मिलेगी एक्स एक्सिस में एन कैप डी, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर दिखा रखा है एक्स एक्सिस में, तो यहाँ से फ्लक्स क्या आ जाएगा पहले पार्ट में, यानी कि फाई इज इक्वल टू ई इंटू में एन कैप डी ई कैप डी ए कोस ऑफ थीटा, थीटा कितना पैरेलल होगी दोनों तो 0, और एन कैप और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लेंगे तो ये क्या हो जाता है 2 यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है 1, तो यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू क्या ले ली 1 रख दी, तो ये क्या आ गया cos 0 1, ई की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 इंटू 10⁻³ और एरिया वेक्टर कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, इसको आप चेंज कर लो
ठीक है। तो 10 अपॉन में क्या हो जाएगा आपके पास में, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 100 हो गया ये। तो ये आपके पास में 0.10 आ गया ये, ठीक है। आपके पास में क्या दे रखी थी उसकी वैल्यू, यही वैल्यू दे रखी थी आपके पास में कि जो है आपके पास ये वैल्यू दे रखी है। एरिया था, इसकी साइड दे रखी थी, स्क्वायर ऑफ सरफेस एरिया जो है आपके पास में 10 सेंटीमीटर स्क्वायर था। तो आपके पास में इसकी वैल्यू क्या पूछी है कि बताइए आपके पास में फ्लक्स क्या आएगा। तो यहाँ से आपके पास में यानी 10 सेंटीमीटर था बेटा, इसकी साइड है, इस एरिया नहीं दे रखा, तो यहाँ इसका हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। आपके पास क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी, फर्स्ट पार्ट आ जाएगी जिसकी वैल्यू लगभग आती है, ये वैल्यू कितनी आती है हमारे पास में 30 आ जाएगी, ठीक है, 30 वोल्ट मीटर। द नॉर्मल टू प्लेन्स, यानी नॉर्मल के साथ इस प्लेन ने जो है एंगल कितना बनाया है, 60 डिग्री बनाया है। तो अब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड वही सेम है, ठीक है। और नॉर्मल के साथ में इसने एंगल क्या बनाया है कि विद द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, एरिया वेक्टर भी आपका जो है इस साइड कहीं लाई कर रहा है, ठीक है। तो आप क्या बताएंगे यहाँ से, इसने जो है यानी फाई आपके पास सेकंड केस में क्या बताएंगे कि नॉर्मल टू इट्स प्लेन ए 60 डिग्री एंगल। तो यहाँ से हम क्या बताएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास वही है 3 × 10⁻³ एरिया वेक्टर हमारे पास वही है 0.10 का स्क्वायर, और फ्लक्स हम निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा 3 × 10⁻³ इंटू में 0.10 डॉट करते हैं ना यहाँ पे, तो इसकी जगह कोस क्या आ जाएगा 60, क्योंकि एंगल दे रखा है इसने यहाँ पे कि एरिया वेक्टर के साथ एंगल 60 डिग्री बना रखा है। तो यहाँ से जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या दे देगा हमारे पास में फ्लक्स आ जाएगा, क्योंकि एरिया वेक्टर भी आ गया और इसको डॉट को जब हम हटाते हैं तो कोस 60, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास में क्या आ जाएगा, ये सेकंड पार्ट में हम इसका फ्लक्स निकाल देंगे और ये वैल्यू हमारे पास कितनी आती है 15 के इक्वल आती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन कूलम्ब इनवर्स मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास में फ्लक्स सेकंड पार्ट में आ जाएगा। हाँ जी बच्चों, आपके पास में अभी जो अगला टॉपिक है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम भी में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जो है कंपटीशन के अंदर भी यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभी हमारे पास में, ठीक है, जिसका नाम है गॉस थ्योरम। सबसे पहले गॉस थ्योरम होती क्या है और हमें इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है, कहाँ हम इसका यूज करते हैं। सबसे पहले हम क्या बता रहे हैं, गॉस थ्योरम जो है ये हम कब अप्लाई करते हैं, जब आपके पास में यानी किसी भी बॉडी के ऊपर यूनिफॉर्मली क्या हो रहा है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। तो सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उसके कारण हम क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास में एक ऐसा मेथड है कि गॉस थ्योरम को यूज करके क्या निकाल सकते हैं, एट एनी पॉइंट के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो है, इसके लिए हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमारे पास क्या नेसेसरी कंडीशंस होती हैं, तो इसके लिए हम क्या बताएंगे, हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सबसे पहले गॉसियन सरफेस आता है। गॉसियन सरफेस अगर होगा तो हम क्या कर सकते हैं कि इस गॉस थ्योरम को यूज कर सकते हैं, यानी कि जो गॉस थ्योरम जो होती है ये किसके लिए एप्लीकेबल होती है, क्लोज सरफेसेस के लिए एप्लीकेबल है। अगर आपके पास में मान लो कोई भी एक चार्ज रखा है और उस चार्ज के कारण किसी पॉइंट के ऊपर क्या पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, तो आप कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए सबसे पहले बता रहा है कि आप जो है गॉस थ्योरम का तभी इसका यूज कर सकते हैं जब आपके पास में वो चार्ज जो होगा वो क्या होना चाहिए, किसी भी क्लोज सरफेस के इनसाइड जो है अनक्लोज होना चाहिए। जब तक अगर चार्ज अनक्लोज नहीं होगा आप जो है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो गॉस थ्योरम जो है सबसे पहले हम क्या बताएंगे कब होल्ड होती है, जब क्या है कि गॉस थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द क्लोज सरफेसेस, ठीक है। क्लोज सरफेसेस के लिए ये क्या है एप्लीकेबल। अगर आपके पास कोई भी सरफेस है अनक्लोज है यानी कि क्लोज है और उस क्लोज सरफेस के अंदर अगर चार्ज अनक्लोज किया हुआ है उस सरफेस ने, उस बॉडी ने, तो ही हम क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटरमाइन कर सकते हैं। दूसरा, हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम जो गॉसियन सरफेस कंसिडर करते हैं, ये गॉसियन सरफेस कब यूज होता है कि जब क्या हो रहा है किसी भी सरफेस के ऊपर यानी बॉडी के ऊपर यूनिफॉर्मली क्या हो रहा है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। ये हम क्या बताते हैं, गॉसियन सरफेस सिर्फ एक इमेजिनरी सरफेस होता है, ठीक है। इमेजिनरी सरफेस एक क्लोज सरफेस होता है और इस क्लोज सरफेस के ऊपर हर एक पॉइंट्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलता है वो हमेशा क्या मिलता है, कांस्टेंट मिलता है, यानी कि इस सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड रिमेन्स क्या रहेंगे, आपके पास सेम रहेंगे। आउटवर्ड डायरेक्शन होगी या फिर इनवर्ड होगी, ठीक है। ये अगर आपके पास में उस सरफेस के अंदर इनसाइड चार्ज अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, आउटवर्ड होगी, ठीक है।
दूसरा हम क्या बताएंगे कि उस सरफेस के हर एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलेगा कैसा मिलेगा, हमेशा कांस्टेंट मिलेगा। ऐसा नहीं कि एक पॉइंट के ऊपर कुछ है दूसरे पॉइंट के ऊपर कुछ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमेशा हर एक पॉइंट्स के ऊपर, यानी इस गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलेगा वो रिमेन्स क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट जो हम बताते हैं कि हम गॉसियन सरफेस लेते हैं किसके लिए लेते हैं, जब भी किसी बॉडी के अंदर अगर चार्ज अगर कैसा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, यूनिफॉर्मली सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, वहां पे इलेक्ट्रिक जो है फ्लक्स निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। ठीक है, फ्लक्स भी निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में देखो गॉसियन सरफेस में बता रही, गॉसियन सरफेस क्या होता है। गॉसियन सरफेस जो है आप क्या बताएंगे कि आपके पास में मान लो ये एक चार्ज रखा हुआ है और बेटा आपको क्या बोल रहा है, यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, इस पी पॉइंट के ऊपर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले गॉस थ्योरम हमारी यही कहती है भाई साथ जो है वो कैसा होना चाहिए, किसी भी सरफेस के अंदर अनक्लोज होना चाहिए। तो इसको अनक्लोज कैसे करेंगे, तो इसके सराउंडिंग में हम एक इमेजिनरी क्या कर लेते हैं, एक जो है गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लेंगे। ये हमारे पास जो सरफेस बना है ये कैसा बना है, एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस है ये। और इस गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट्स के ऊपर आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, मान लो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट के ऊपर, कहीं पे, यानी हर एक पॉइंट्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। ठीक है। और ये जो है क्या करेगा, इस सरफेस के अंदर अगर चार्ज एनक्लोज होगा तो ही हमें फ्लक्स मिलेगा, अगर यहाँ कोई चार्ज अंदर नहीं है तो फ्लक्स हमारा क्या होगा, जीरो। ठीक है। तो हम क्या बताते हैं गॉसियन सरफेस क्या होता है। सबसे पहले मैं गॉसियन सरफेस की डेफिनेशन लिखूंगी, गॉसियन सरफेस क्या होता है। देखिए गॉसियन सरफेस हमने क्या बताया है, ये जो है एक क्लोज सरफेस होता है, एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस होता है जो किसी भी चार्ज को क्या करता है, अनक्लोज करता है। तो वो जो है हमें जो इमेजिनरी सरफेस माना है, उस इमेजिनरी सरफेस को हम क्या बोलते हैं, क्या है, गॉसियन सरफेस। मान लो मेरे पास में क्या है, ये मैंने एक चार्ज क्यूब किया, इसके सराउंडिंग में मैंने ये स्फीयर क्या किया, ड्रॉ कर दिया। तो ये जो सरफेस बना है ये क्या है आपका गॉसियन सरफेस, एक कंसीडर इमेजिनरी है। इसके हर एक पॉइंट्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलेगा क्या मिलेगा, सेम। ये चार्ज अंदर होगा तो ही हमें फ्लक्स मिलेगा, अगर यहाँ चार्ज नहीं होगा तो यहाँ फ्लक्स क्या होगा, जीरो। तो हम क्या बताएंगे, हमें फ्लक्स तभी मिल सकता है जब वो चार्ज जो है किसके अंदर एनक्लोज हो, किसी भी एक क्लोज बॉडी के अंदर, क्लोज सरफेस के अंदर। तो वो क्लोज सरफेस हमें एक इमेजिनरी लेके भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं किसी भी पॉइंट, इस सरफेस के पॉइंट के ऊपर, इसके आउटसाइड या इसके इनसाइड, हम तीनों पॉइंट पे निकाल सकते हैं। दूसरा पॉइंट जो है क्या बोलता है कि हर एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सेम होता है। जो चार्जेस की कॉन्ट्रीब्यूशन आउटसाइड जो है, यानी मान लो यहाँ कोई चार्ज है, यहाँ चार्जेस है, तो इसके कारण फ्लक्स जीरो मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है कि गॉसियन सरफेस के इनसाइड चार्ज होगा तो ही हमें फ्लक्स मिलेगा। नेक्स्ट हम क्या बताते हैं, गॉसियन सरफेस जो होता है वो क्या होता है, चार्ज कॉन्ट्रीब्यूशन के पर क्या करता है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी चार्ज जो होता है वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। कि फ्लक्स जो है वो शेप साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। मान लो रेडियस इसकी आर कर दी, डबल कर दी, हाफ कर दी, तो बताइए फ्लक्स पे क्या इफेक्ट। तो यानी कि फ्लक्स जो है क्या करता है, शेप एंड साइज के ऊपर इंडिपेंडेंट रहता है। ये सिर्फ क्या डिपेंड करता है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि उस सरफेस ने कितना चार्ज अनक्लोज किया है, ओनली उसी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कि उसकी इनसाइड चार्ज कितना है। मान लो आपके पास में क्या है, एक सरफेस है ये इस तरह से, इसके इनसाइड Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4। तो यहाँ नेट फ्लक्स इन सबका सम ले लेंगे अपन में एप्सिलॉन, तो नेट फ्लक्स आ जाएगा ये, यानी Q1 प्लस माइनस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4 अपॉन में एप्सिलॉन, इन सबका टोटल सम ले लेंगे और उसको एप्सिलॉन नोट से डिवाइड कर देंगे। क्या देगा ये हमें, गॉसियन सरफेस। यानी गॉसियन सरफेस क्या होता है, ये हम क्या करते हैं, गॉस थ्योरम जो हमारी होती है वो क्लोज सरफेसेस के लिए एप्लीकेबल होती है। तो इसके कई बार कोई भी पॉइंट दिया चार्ज दिया होता है, एक लाइन सिमेट्रिकल, एक सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी इस तरह से दिया होता है, तो हम क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होती है। तो उसको निकालने के लिए हम उसके सराउंडिंग में क्या कर सकते हैं कि गॉसियन सरफेस कंसिडर कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि भाई आप गॉसियन सरफेस किस तरह से जो है ड्रॉ करेंगे। ये डिपेंड करता है आपके चार्जेस के ऊपर, आपकी जो बॉडी जो है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो बॉडी है, जैसे आपके पास पॉइंट चार्ज है, आपके पास में लीनियर फॉर्म में है, आपके पास में जो है प्लेन की फॉर्म में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी है, तो उसके यानी कि वहां से फील्ड लाइंस आपको किस तरह से मिल रही है, तो उस फील्ड लाइंस के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हैं। जैसे हम बताते हैं कि आपके पास में इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर होती है, रोड होती है ना, तो रोड के अलग जो है यानी उसके सराउंडिंग में हम जो गॉसियन सरफेस लेते हैं कैसा लेते हैं, सिलेंड्रिकल। पॉइंट चार्ज होता है तो उसके लिए हम गॉसियन सरफेस कैसा लेते हैं, स्फेरिकल
लेते हैं, ठीक है। उसके हर एक पॉइंट्स के ऊपर, यानी कि उस जो हमने गॉसियन सरफेस लिया है उसके हर एक पॉइंट्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से मिलेगी, उसके अकॉर्डिंग हम गॉसियन सरफेस को कंसिडर करते हैं, ड्रॉ करते हैं। तो इसके ऊपर जो है गॉस थ्योरम कल मैं स्टार्ट करवाऊंगी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो कल हम इसका स्टार्ट करेंगे।